अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम जरा एसे के बारे में पढ़ेंगे। एसे के इंग्लिश एसे के बारे में देखेंगे कि इंग्लिश एसे के अंदर क्यों लोग जो है फेल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपके क्वेश्चन लूंगा ऐसे से रिलेटेड। ठीक है, आपने कुछ ऐसे के रिलेटेड पूछना है तो वो वाली बातें पूछिएगा जिनका मैं आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट या उससे कम वक्त के अंदर आपको आंसर कर सकूं। ठीक है, ऐसी बातें आप काइंडली ना ही पूछिएगा कि या कह देंगे हमें जो फलाना टॉपिक पर जो है ना बॉयज विल बी बॉयज पर पूरा ऐसे लिख के दिखाएं। वो मैं लिख के नहीं दिखा सकता, वो जो है मैं उसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बता सकता हूँ उसका क्या थीम था या इस टाइप की चीजें। या फिर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में आपने हम करेंगे डिस्कस, आपने वो पूछना है। ऐसे क्वेश्चन पूछें जो आपके लिए भी फायदा और मैं आपको आंसर करते हुए भी, ताकि सब लोगों को मैं बारी बारी आंसर कर सकूं। तो आप वो वाला क्वेश्चन ना पूछिएगा जिसमें जो है मैं आंसर करते हुए ज्यादा टाइम लूं। ठीक है जी। तो ताकि सब लोगों के मैं क्वेश्चन ले सकूं, क्योंकि ये थोड़ा सा 1 घंटे की क्लास होगी। कुछ 40 मिनट जो है मैं आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा ऐसे के बारे में, ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बातें। ठीक है, एक किसी भी टॉपिक पर आप मुझे कोई टॉपिक बता दीजिएगा। उस टॉपिक पर जो है हम लिख लेंगे, इंट्रोडक्शन लिख लेंगे एक चीज, या आउटलाइन लिख लेंगे, आउटलाइन कैसे बनाते हैं उन टॉपिक्स पर। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं उन टॉपिक्स पर। ठीक है, वो हम एक छोटा सा डेमो सा कर लेंगे, सिर्फ शॉर्ट ऐसे के टाइप का, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए कि ये कैसे हमने करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ऐसे, ऐसे होता क्या है। ठीक है, if we say that essay is a document which having a bright start with the main body having sequence of incidents and some practical suggestions and optimistic but realistic ending। ठीक है, ऐसे एक ऐसी चीज है जो कि क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसका क्या है कि ब्राइट स्टार्ट होना चाहिए, जिसका ब्राइट स्टार्ट होता है। अब ब्राइट स्टार के साथ दूसरी चीज क्या होती है, वो होती है उसकी मेन बॉडी। दूसरी चीज, ये एक चीज होगी ऐसे के अंदर, सबसे पहली चीज उसको इम्पोर्टेंट चीज होती है, ब्राइट स्टार्ट होता है। ठीक है जी। उसके बाद हीरा, हीरा काइंडली ऐसा ना करें आप, ये लाइंस ना लगाएं आप काइंडली। और ये अपने काइंडली माइक म्यूट कर लें, अदरवाइज मैं जो है ना आपको क्लास से किक आउट कर दूंगा। आज मैं आप किसी की बात नहीं सुनूंगा, ना ही बदतमीजी को बर्दाश्त करूंगा। सेंसिबल हो जाएं आप जरा, पढ़ाने दें मुझे अच्छी तरह। अगर आपने नहीं पढ़ना क्लास से दफा हो जाए। ना खुद कुछ करना होता है जिंदगी में, ना औरों को कुछ करने देना है आप लोगों ने। ये लाइनें लगाने वाली बात जो है ना अच्छी नहीं है। चलें, अच्छा, बात कर रहा था कि मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है ऐसे हमेशा, जो कि जिसका क्या है कि हमेशा ब्राइट स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने ये ऐसे क्लास और ओरिएंटेशन आपकी लेनी नहीं थी, क्योंकि आपका सिर्फ सिर्फ जो जिस एकेडमी में पढ़ाता हूँ, जिनके सोर्सेज उनसे मेरी बात सिर्फ क्रैश कोर्स के पढ़ाने की हुई थी। ठीक है, तो वो ये मैंने अपनी तरफ से कहा कि आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे ऐसे के हवाले से, मैंने आपके फायदे के लिए ये क्लास अरेंज की है। ठीक है, इसमें जो है आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। इसमें आपको ही फायदा मिलना है, मुझे कुछ नहीं इससे मिलना कि मैं आपको पढ़ा के जो है बहुत ही कोई एहसान पता नहीं क्या हो जाना है। आप अगर क्लास ले रहे हैं तो सेंसिबल होके लें, ऐसे काम ना करें काइंडली। फजूल में मुझे गुस्सा चढ़ा दिया आपने। खैर चले, चलते हैं हम। दो चीजें होती हैं, एक ब्राइट स्टार्ट होता है, दूसरी जो है मेन बॉडी होती है। सबसे पहले आपकी, आपका जो अगर ब्राइट स्टार्ट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि डॉक्यूमेंट एक ऐसे एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है कि उसके अंदर जो ब्राइट स्टार्ट होता है, दूसरी मेन बॉडी होती है। अब वो मेन बॉडी की भी कोई चीज होती है, ऐसे नहीं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि जो आपकी मेन बॉडी है या ब्राइट स्टार्ट है वो ऐसे ही जिसका ना मुंह हो, ना सर हो, ना पाँव हो। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। उसकी कोई ना कोई तो क्या है कि सीक्वेंस होनी चाहिए। क्या है कि उस ऐसे का तीसरी चीज क्या होती है, सीक्वेंस होता है उस डॉक्यूमेंट का। ठीक है जी। और सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स होता है। अब देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स आपको पता है क्या होता है, जिसका जो है सीधा सीधा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक स्लाइड के अंदर थोड़ी सी है, 2 मरतबा लिखा गया है, तो आपने इसको कुछ करना नहीं है। खैर,
उसके बाद तीसरी चीज क्या आ जाती है, प्रैक्टिकल सजेशंस, सॉरी चौथी चीज प्रैक्टिकल सजेशंस, जो कि हर ऐसे के हवाले से जरूरी होती हैं, जो कि ऐसे लॉजिक्स और ऐसे सजेशंस होनी चाहिए कि जो आपके ऐसे को रियलिस्टिक बना दे। क्या है कि ऐसा बना दे कि आपके अंदर लॉजिकली वो ऐसे वो बातें क्या है कि प्रूव होनी चाहिए, और क्या है कि इसकी रियलिस्टिक बट ऑप्टिमिस्टिक बट क्या है कि रियलिस्टिक एंडिंग होनी चाहिए। ये 5 चीजें हैं ऐसे के अंदर जो कि एक एग्जामिनर एग्जामिन करता है। ये तो 5 चीजें हैं कि ऐसे के अंदर होती हैं, और एग्जामिनर भी जो है एग्जामिनर जो है आप चेक कर रहा होता है, वो एग्जामिन तो करता ही करता है 5 चीजें, ये आपके हर ऐसे के अंदर होनी भी चाहिए। इसके अलावा ऐसे के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो एक हिस्से से 7 एस्पेक्ट्स होते हैं ऐसे के, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि वो 7 एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, और इन एस्पेक्ट्स को कैसे कैसे इनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, वो भी हम एक छोटे से करके डिस्कस कर लेते हैं। कि वो तो हम सिर्फ उसकी बातें डिस्कस करेंगे ना कि उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, बट क्या है कि उनकी फर्दर मोर डिटेल है हर एक एस्पेक्ट की। ठीक है, जैसे 7 एस्पेक्ट हैं, उन पर जो है कह लें 7 घंटे लगेंगे आपको डिटेल विद एग्जाम्पल समझाने में, बट मैं ट्राई करूंगा कि ये जो छोटा सा शॉर्ट सा टाइम है आपको ऐसे के हवाले से मैं गाइड कर रहा हूँ, तो उस हवाले से आपको थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। अगर समझ नहीं आएगी आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं उसको मजीद ट्राई करूंगा कि किसी और एग्जांपल से या इस तरीके से समझा दूं कि थोड़ा सा कंक्लूड करके कि आपको समझ आ जाए, थोड़ी बहुत ही आ जाए, इतना ही काफी होगा। बट क्या है कि उसको मजीद एक्सपेंड करके समझने के लिए, हर टॉपिक के लिहाज से उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वो टाइम क्या है कि टाइम टाइम क्या है कि हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को बारी बारी समझाना पड़ेगा, तो इन सातों को समझाना पड़ेगा अलग तरीके से। तो उसके लिए जो है आप जो है सेशन ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हम जल्द ही ऐसे का सेशन जो है स्टार्ट करेंगे, फ्री नहीं होगा, पेड होगा। ठीक है जी। तो इन सब चीजों को कैप्ट करें तो कैप्ट ऑल इट इज अ डॉक्यूमेंट विद विदाउट मिस्टेक, विद नो मिस्टेक। ठीक है जी। तो सीधी बात करें तो ऐसे एक डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका ब्राइट स्टार्ट होता है, उसकी बॉडी होती है विद सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट, और प्रैक्टिकल सजेशंस होती हैं, बट क्या है कि उसकी ऑप्टिमिस्टिक बट क्या है कि रियलिस्टिक एंडिंग होती है। तो हम इसको सारी बातों का कंक्लूड करके कहें कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ये जरा थी डीएमसीज थी, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर देता हूँ। खैर, अच्छा जी, ये डीएमसी है ज़ारा सुल्तान की है, ये 2022 की डीएमसीज हैं, 2021 की भी डीएमसीज मेरे पास मौजूद हैं। ये बस है कि इन्होंने ऐसे के अंदर जो है लिए थे मार्क्स, 61 मार्क्स इनके हैं। ठीक है जी। और करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर इनमें 176 जो इन्होंने स्कोर किए हैं, बट क्या है कि फेल हो गई हैं ये। खैर, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अली की जो है उसके जो 51 थे। ठीक है जी। सोबिया के जो है 64 थे। इसी तरह बिलाल के जो थे वो क्या है कि 61 थे। ठीक है जी। ये मेरे स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, इनको मैंने पढ़ाया हुआ है और इंडिविजुअली पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, इनको सबको मैंने इंडिविजुअली पढ़ाया हुआ है। इन्होंने मेरा बैच नहीं, इंडिविजुअली पढ़ा था मुझे पे करके। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया भी था, काफी बच्चों के मुझे मैसेज भी आए हैं कि इंडिविजुअली क्या चीजें होती हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या है कि जब हमारा पहला लेक्चर हुआ तो उसमें मैंने आपको गाइड किया था कि आपने अगर जो है सीएसएस की तैयारी करनी है, तो आपने 2 चीजें बातें जो है सीख के बैठनी है अपने सीएसएस के अंदर। वो कौन सी बातें हैं, जरा वो भी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका एसे जो है आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। मैं उसको सिर्फ ई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर। ठीक है जी। ऐसे तो सबसे पहले ना ऐसे की या आप इंग्लिश का है एक किस्म का, प्रेसियन कंपोजिशन भी उतनी ही है, बट वो मुश्किल नहीं है ज्यादा। ठीक है, वो एक किस्म के कह लें, अगर आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस उसके हिसाब से मिल जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट क्या है कि ऐसे एक ओनली थिंग है जिसको आप विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी एवेल्युएशन आप उसको जो है नहीं कर सकते। जब तक आपको कोई ऐसा बंदा गाइड ना करने वाला हो जिसने जो है कम से कम जो है पिछले 50 सालों की जो है हर साल के पेपर और उसके जो है टॉपिक्स को
ठीक है जी, उनके जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है जी, उनके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको उनको क्रिटिकली एनालिसिस ना किया हो, ठीक है, वो बंदा आपको बता ही नहीं सकता, समझा ही नहीं सकता जिसने ना किया हो कि ऐसे को कैसे लिखना है, ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। मैंने ये भी पहले बताया था, आपके ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो आपका 50% मार्क्स आपके स्ट्रक्चर से आते हैं, 30% मार्क्स आपके कंटेंट से आते हैं, ठीक है जी, 20% आपके मार्क्स जो है आपकी ग्रामर से आते हैं। बट क्या है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रामर ठीक हो, या सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ठीक हो, या सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ठीक हो, तो क्या है कि ये फिर भी पास नहीं हो सकता। इन सबको मिलाकर जो है आपको पास करना जरूरी है, इन सबको ठीक करना जरूरी है। स्ट्रक्चर आएगा आपको सीखने से, प्रैक्टिस से, ठीक है, अगर आपको कोई सिखाएगा, या आपको कहीं आपको बुक्स भी मिल जाएंगी बहुत सारे ऐसे राइटर्स की जिन्होंने ग्रामर के हवाले से ऐसे राइटिंग की हुई है, आप वो बुक ले लें, ठीक है। वो बुक से अगर आपने किसी से पढ़ना नहीं है तो वो 1500-2000 की एक बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो किसी फॉरेन ऑथर के हिसाब से, जो किसी अच्छे राइटर की बुक होनी चाहिए, तो ले लें, उसमें सारे टॉपिक्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके साथ मैं एक बुक शेयर भी कर दूंगा, वो 250-300 पेजेस की बुक है, ठीक है। आपको अगर वो खुद पढ़ने लगेंगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे। अगर किस बंदे ने, जैसे मैंने वो बुक तैयार की हुई है, पढ़ी हुई है, मैंने उसी से ही ऐसे सीखा था, उसी से ही, उसी बुक से ही सबको ऐसे सिखाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी आपको वो डीएमसीज भी दिखाई हैं, ठीक है। डीएमसी भी दिखाई है, तो आपने उसी बुक से उन्होंने जो है मुझसे सीख कर क्या है कि उन्होंने मजीद जो ऐसे के अंदर इतने ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स जो है माशाल्लाह गेन किए हैं। तो आपने भी इसी तरीके से क्या करना है, मैं आपके साथ वो बुक शेयर कर दूंगा, आपने भी अगर उससे सीखना है या मुझसे पढ़ना है, जैसे भी आप सीख लें, या फर्दर काफी ज्यादा जो मार्केट के अंदर जो है आपको मिल जाएंगे ऐसे के टीचर, बट क्या है कि आपने उसके अंदर से देख लेना है कि वो कैसे पढ़ाता है, क्या क्या चीजें पढ़ाता है, वगैरह वगैरह, तो आपने थोड़ा सा नोटिस कर लेना, ठीक है जी। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं ऐसे के पास पेपर की। ऐसे के अंदर जो है आपका, काइंडली माइक म्यूट कर लें, नजर। अच्छा जी, पास पेपर एनालिसिस की कल के टॉपिक के अंदर मैंने आपको इकोनॉमी के एक बुक भी सेंड की थी कल प्रीवियसली, और इसके बाद जो है इकोनॉमी के साथ साथ बुक भी सेंड करने के साथ साथ आपको 5 टॉपिक्स लिखवाए थे इकोनॉमी के हवाले से, ठीक है। इसी तरह डेमोक्रेसी के जो हैं टॉपिक्स हैं, ये 1977 में पहली मरतबा आया था। टोटल 15 टॉपिक्स हैं डेमोक्रेसी के, आज तक आए हुए हैं। इसी तरीके से आपको जो है डेमोक्रेसी के हवाले से भी इन टॉपिक्स को देखते हुए इन टॉपिक्स को कवर करते हुए कोई ना कोई ऐसे जो है ऐसी बुक जो कि रेकमेंडेड हो, जो कि इन सारे के सारे जो है एसेस को, इन टॉपिक्स को कंप्लीट कवर कर रही हो, उस बुक का भी एनालिसिस करना चाहिए। इस तरीके से आपको कम से कम जो है, जैसे मैंने आपको कल बात बताई थी ऐसे के हवाले से, इकोनॉमी की जो है बुक सेंड की थी इकोनॉमी के हवाले से, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपने डेमोक्रेसी, काइंडली म्यूट कर दे, मैं मजर आपको अब आपको निकाल ही देता हूँ क्लास से। चलो जी, ये क्लास से निकल गया, इसको मैंने पहले भी म्यूट किया है, दोबारा फिर अनम्यूट कर दिया इसने। अच्छा जी, तो क्या है कि उस हवाले से क्या है कि आपने सारी की सारी जितने भी पास पेपर है उनको एनालिसिस करना है कि उन पास पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स पर जो है ऐसे आए हुए हैं प्रीवियसली, ठीक है जी। अगर देखें तो मैंने आपको बताया भी था कि किन किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा आए हुए हैं और किन सिनेरियोज में आए हुए हैं। तो आप वो सारे सिनेरियोज वगैरह भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं एक 1 to 1 करके। तो आपको उसमें जो है कम से कम भी जो है टाइम लगेगा ऐसे को करने में, कवर करने में, हर टॉपिक को देखने में, हर पेपर को देखने में। इस तरीके से आप जो है एब्स्ट्रैक्ट निकाल लें, हर पेपर प्रिंट निकाल के उसको चेक करना स्टार्ट कर दें कि आर्ट पे कितने ऐसे आए हुए हैं, मतलब कि 12 ऐसे आए हुए हैं, फिलोसफी पे कितने ऐसे आए हुए हैं, तो फिलोसफी पे 32 ऐसे आए हुए हैं, नॉलेज पे 3 आए हुए हैं, पॉवर्टी पे आए हुए हैं ऐसे, टाइम पे ऐसे आए हुए हैं 4 ऐसे आए हुए हैं, इस तरीके से ह्यूमन राइट्स पर ऐसे आए हुए हैं, तो 2010 के अंदर आया था।
एजुकेशन पर इसी तरीके से ऐसे आए हुए हैं, तो कितने आए हुए हैं ये आपने निकाल लेने हैं। 25 आए हुए हैं। साइकोलॉजी पे कितने ऐसे आए हुए हैं, आपने हर एक पेपर को चेक करके इसमें साइकोलॉजी का ऐसे है या नहीं है। ठीक है जी, तो कितने आए हुए हैं, 13 ऐसे आए हुए हैं। इसी तरह सोशियो इकोनॉमिक्स पर कितने ऐसे आए हुए हैं, वो सारा देख लेना है आपने। तो आपको पता चल जाएगा 21-22 ऐसे आए हुए हैं सोशल इकोनॉमिक्स पर। इस तरीके पर जो है सोशल प्रॉब्लम पर कितने ऐसे आए हुए हैं, तो आपने ये देख लेना कितने आए हुए हैं, वो आपको पता चल जाएगा जब आप निकालेंगे। 19 ऐसे आए हुए हैं। इस तरीके से आप मतलब डिफरेंट टॉपिक्स हैं। रिलीजन का देख ले, इकोनॉमी पे मैंने आपको कल बताया था 28 आए हुए हैं। रिलीजन पर देखे तो 20 आए हुए हैं। पॉलिटिक्स पर देखे तो 10 आए हुए हैं। डेमोक्रेसी पे अभी जो ये कर रहा हूँ, ठीक है, 15 आए हुए हैं। गुड गवर्नेंस पर देखें तो अभी तक सिर्फ 3 ऐसे आए हुए हैं। 2016 में आया था लास्ट टाइम। ठीक है, इस तरह साइंस पे देखें तो 13 ऐसे आए हुए हैं। एनर्जी पे देखें तो 5 आए हैं। हिस्ट्री पे 7 आए हुए हैं। इस तरीके से कल्चर पर देखें तो 11 ऐसे आए हुए हैं। इस तरीके से डिफरेंट अगर हम टॉपिक्स निकाल लें, इसी तरीके से हम टॉपिक्स निकाल लें, कम से कम हम 20 टॉपिक्स निकाल लें, और इन 20 टॉपिक्स में से फिर 10 टॉपिक्स जो करंट सिनेरियो पिछले साल और उस दौरान चल रहा हो, ठीक है, 10 थीम को कर लें, तो हमारा CSS के ऐसे का कंटेंट, अब वो 10 टॉपिक कौन से होने चाहिए, आपके करंट अफेयर से भी मिलते होने चाहिए, पाकिस्तान अफेयर से भी मिलते होने चाहिए। ठीक है, वो ऐसे टॉपिक होने ताकि आपको पाकिस्तान करंट अफेयर की तैयारी के अंदर भी जो है आसानी हो जाए। जैसे रिलेशन पर आ जाए, इंडिया के साथ रिलेशन जो है, या वार पे जो है, ठीक है, वो रिलेशन पर आज तक 20 ऐसे आए हुए हैं। 2017 में आया हुआ था लास्ट वाला। ठीक है जी, वो सारे के सारे क्या है कि आपको करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर में तो हेल्प कर रहे होंगे, बट क्या है कि उसके अंदर भी हेल्प कर रहे होंगे, ऐसे के अंदर भी थीम के लिए। उन थीम को 10 थीम कर लें आप, ठीक है, 10 टॉपिक्स को कर लें अच्छे से, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया आपने इस तरीके से कैसे आपने ऐसे के थीम टॉपिक करने हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि हम पास्ट पेपर के जो एनालिसिस कर लें, तो ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप पास्ट पेपर के एनालिसिस करें, उसमें से टॉपिक ढूंढें। ठीक है, कि आप जो है मतलब इंटरनेशनल रिलेशन पर मैंने अभी आपको बताया 20 एसेज आए हुए हैं, तो आप हर पेपर को देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे कौन से साल कौन सा पेपर आया हुआ है। ठीक है ना, तो जब आप देखेंगे कि 2017 के अंदर पेपर उठाएंगे, तो उसके अंदर आया हुआ था बीइंग अ माइनॉरिटी इज अ फेट नो वन वांट्स, कैन नेशनलिज्म बी रियली इंक्लूसिव। ठीक है जी, ये 2017 के अंदर आया हुआ था। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस पर आया हुआ था ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। आप उन एसेस को निकाल कर अपने टॉपिक्स में ऐड करेंगे, फिर वो जो है उस हिसाब से रेकमेंडेड बुक्स जो है उन टॉपिक्स के हवाले से देखिए कि कौन से बुक के कंटेंट, बुक देखे ना, बहुत सारी बुक रेकमेंडेड होती हैं, उन बुक्स को कोई कंटेंट निकाले और अपने एसेस को देखे क्या ये सारे एसेस बुक्स में से हो रहे हैं या कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं, वो आपका टॉपिक्स का डेटा निकल आएगा, आपके पास कंटेंट आ जाएगा। फिर बाद की बातें स्ट्रक्चर की हैं, वो आप किसी से भी सीख सकते हैं। ठीक है, किसी भी टीचर से सीख सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लें। डेमोक्रेसी का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ये पहला पेज का जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद सेकंड का भी लें। ले लिया सब अपने पहले पेज का स्क्रीनशॉट, अब सेकंड का लें, फिर हम यस नेक्स्ट सर। सेकंड का लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मुझसे ऐसे पढ़ते हैं, तो मैं आपको हर एक टॉपिक इस तरीके से उनके कौन कौन से ऐसे आए हुए हैं और अपने कौन कौन सी बुक से क्या क्या करना है, वो भी साथ साथ आपको गाइड करता जाऊंगा। ठीक है जी, तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं, बाकी किसी और से पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब 7 एस्पेक्ट्स होते हैं ऐसे के, अब उनके जिक्र कर लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है ब्राइट स्टार्ट। ऐसे के लिए आपको जो है ब्राइट स्टार्ट चाहिए होता है। तो ब्राइट स्टार्ट अगर होगा आपका, तो ही एग्जामिनर के पास आपका ऐसे चेक करने के लिए कम से कम आपने तो 3 घंटे लगा के लिख दिया, और 3 घंटे के पीछे भी जो लिखा है आपकी पता नहीं कितने अरसे की कितनी बुक्स रीड करके आपकी मेहनत है। बट क्या है कि आपने 3 घंटे लगा के वो लिखा है, और एग्जामिनर ने उसको कम से कम भी 5 मिनट देने हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। उसने सबसे पहले आपका ब्राइट स्टार्ट देखना है। ठीक है, और थोड़ा सा आपकी ऑप्टिमिज्म, और इसमें से आपको बस नजरें गुजारते जाना है इन चीजों से।
ठीक है। तो ब्राइट स्टार्ट आपका सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑप्टिमिज्म आपका सीखना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ब्राइट स्टार्ट के अंदर आपकी सबसे पहले आउटलाइन वगैरह आ जाता है और इंट्रोडक्शन जो होता है वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी। फिर प्रेजेंट सिचुएशन होती है, जो जो भी टॉपिक आया है, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा होता है, वो आपने इसके अंदर लिखनी होती है। वो कैसे लिखनी है, किधर से लिखनी है, वो फिर इस पर पूरा लेक्चर चाहिए, इन सब पर पूरा पूरा लेक्चर चाहिए ब्राइट स्टार्ट कैसे लिखना है। बट आज हम ट्राई करेंगे थोड़ी सी देर में छोटा सा ब्राइट स्टार्ट किसी भी ऐसे का लिखेंगे, सिर्फ एक चीज लिखेंगे, या प्रेजेंट सिचुएशन कोई भी चीज अगर आपने लिखनी हुई बता दीजिएगा, हम वही लिख लेंगे किसी भी टॉपिक पर। तो हम लिख लेंगे, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा और उसके बाद जो है मैं आपको आपसे भी लिखवा लूंगा इसी टॉपिक में, आपको उसी वक्त एक चीज लिखना आ जाएगी। ठीक है, कि जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद जेनेसिस, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था उस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, प्रीवियसली क्या हुआ था उसके अंदर, उस टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या एफर्ट्स हुई थी। ठीक है, उन एफर्ट्स को जो है आपकी आपने फिर उन एफर्ट में मजीद क्या बेहतरी हो सकती थी, या आपके क्या आर्गुमेंट्स, आपके क्या ओपिनियन है, वो यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमिज्म या कंक्लूजन। तो आपको इन सारी चीजों को जो है एक जगह पर मम्मा बनाकर इकट्ठा करके इसके अंदर ऑप्टिमिज्म के अंदर आपने ऐड कर देना होता है। आपने वो ऐड कैसे करना है वो भी, उसको भी अब हमें पूरा लेक्चर चाहिए, जब हमने पूरा तो उस पे जो है मैं पूरे लेक्चर के अंदर ही बात करूंगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। सर ये जो थर्ड टर्म है इसको एक्सप्लेन करें डिवीजन ऑफ एन एस। प्लीज। एक सेकंड में आपकी बात सुनता हूँ, मैं जरा एक सेकंड मूव करता हूँ। जी कौन थे, क्या कह रहे थे, मुझे जरा बताइएगा। सर मैं कह रही थी कि जो एस्पेक्ट्स में थर्ड टर्म है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जेनेसिस है में। अच्छा अच्छा, जेनेसिस। जेनेसिस को मैंने किया नहीं अभी, जेनेसिस का। अच्छा जी, दोबारा कर देता हूँ। जेनेसिस किसी भी टॉपिक की वो टर्म होती है जिस वजह से वो इश्यू क्रिएट होता है या काम, ठीक है, या कोई भी काम, बात, कोई चीजें, ठीक है, या कोई इशू, या जिस वजह से आपका वो टॉपिक आया होता है, ठीक है, उस टॉपिक पर जिस वजह से डिबेट हुई होती है, वो इस किस्म का कह लें कि रूट काज, एक टाइप कह लें, अगर फ्रेज यूज करें कि रूट काज ऑफ अ टॉपिक, हम उसको कहते हैं जेनेसिस। ठीक है जी, समझ आ गई। किसी भी टॉपिक की रूट काज को हम क्या कहते हैं, जेनेसिस कहते हैं। जी सर ठीक है, थैंक यू। चलें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है कि ऐसे की डिवीजन होती है कि आपने ऐसे को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो वो डिवीजन ऐसे होती है, सबसे पहले आपका जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो, और इसको जो है वर्ड्स के अंदर भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी। अब देखें, इंट्रोडक्शन को आपने 250 वर्ड लिखने हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के 300 लिखने हैं, जेनेसिस के 300 लिखने हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के 300 लिखने हैं, एफर्ट मेड के 300, सजेशंस के 300, कंक्लूजन के 300, माइनर कनेक्टर के 200, ठीक है, कोटेशंस के 200, और सॉरी मेन कनेक्टर के 200 और माइनर कनेक्टर के 100। ठीक है जी। तो ये टोटल मिलाकर 2400 वर्ड्स रह जाते हैं। जब आप ये सारी चीजें ऐड कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इसको कैसे लिखना है 1 to 1 जब आप सीख लेते हैं, तो आप किसी भी दुनिया जहान का टॉपिक आ जाए, इसी चीज स्ट्रक्चर को फॉलो, जब आपको मतलब एक चीज का स्ट्रक्चर आ गया ना, तो आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद प्रैक्टिस से आना है, वो पहले स्ट्रक्चर आपने सीखना है, फिर आपने करनी है उसकी प्रैक्टिस स्ट्रक्चर की। फिर जो आपका कंटेंट जितना ज्यादा आता जाएगा, कंटेंट, each and everything that you have experience in any way, ठीक है, in any time of life, any domain of your life, वो चीज है आपका कंटेंट। वो आप कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसे के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी हम ऐसे लिखेंगे किसी भी टॉपिक पर, आप देख लीजिएगा कि आप जो है किस तरीके से अपना ऐसे जो है किस किस वे में, आप मुझे ना यहाँ पर बता दें किस टॉपिक पे आज हम ऐसे लिखें। ठीक है जी। तो क्या है कि आप किसी भी वे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना टॉपिक लिखते जाएं, फिर उसके अंदर से जो है हम चूज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो उस हवाले से अभी हम लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसे को थोड़ा सा।
जो चीज मैं एंड पे लिखता हूँ, मैं अपने सारे सब चीजों को जो है कंक्लूड करके एक लेक्चर के अंदर समअप किया है, ताकि आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए। बट अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मजीद इसके अंदर एक्सप्लेन होने वाली हैं, जो कि मैं इस 1 घंटे के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है जी, उसके लिए आप जो है मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, किसी और टीचर का सेशन ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बट इसके क्लाइमेट 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 इकोनॉमी, बॉयज विल बी बॉयज की आपको समझ नहीं आनी है, पॉवर्टी, डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, क्लाइमेट डिजास्टर पे सारे आ रहे हैं। चलो अच्छा, क्लाइमेट पे करते हैं। अच्छा जी, तो क्या है कि एक सेकंड दीजिएगा जरा मुझे। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था ऐसे कि हर एक चीज को जब आपने सीख लेना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, प्रैक्टिस करने से आपको फिर वो चीजें रट जाएंगी, फिर उसको आपने जो है ऑर्गेनाइज करना आप सीख लेंगे। ठीक है जी, फिर इस ऐसे के बाद जो है एक चीज आ जाती है, वो आ जाते हैं आपने मेन एंड सॉरी वर्ड। ठीक है जी, तो ऐसे 2 टाइप के आते होते हैं मोस्टली। तो उसमें जो है हाजरा, ऐसे 2 टाइप्स के आते होते हैं मोस्टली। तो उसमें जो है एक तो होता है इशू बेस्ड ऐसे, दूसरा जो है होता है आपका लिटरेरी ऐसे। अब इशू बेस्ड ऐसे के अंदर मजीद 4 टाइप्स हैं, और इसी तरीके से लिटरेरी ऐसे के अंदर मजीद 3 टाइप्स आ जाती हैं। तो अब मैं उनको जो है मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अलग से टाइम चाहिए। ठीक है जी, तो इसी तरीके से मैं बात कर रहा था कि उसके बाद फिर आ जाती हैं कुछ ऐसी चीजें, आ जाती हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी लाइनें आ जाती हैं जो कि आप ऐसे के अंदर जो है किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब कि कोई भी वर्ड, जैसे देखना, ये एक मैंने लाइन लिखी है, ये इसको मैं गोल्डन वर्ड्स कहता हूँ। तो ये है ना, उसको कह सकते हैं, एट अ प्रेजेंट सिचुएशन द इशू ऑफ वीक इकोनॉमी हैज पुश द कंट्री टू द ब्रिक ऑफ एन एम्प्लॉयन। ठीक है, इसी तरह ये किस टॉपिक पर अगर आ जाए, इकोनॉमी के टॉपिक पर अगर ऐसे आ जाता है, इस तरीके से अगर टॉपिक आ जाता है पॉवर्टी पर, तो आप क्या है कि लिख सकते हैं, आप एट प्रेजेंट सिचुएशन, एट प्रेजेंट द इशू ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हैज पुश द कंट्री टू द ब्रिक ऑफ एन एम्प्लॉयन। इसी तरीके से पॉवर्टी पे आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं एट द प्रेजेंट इशू ऑफ वीक, या सॉरी, पॉवर्टी हैज पुश द कंट्री टू द ब्रिक ऑफ एन एम्प्लॉयन। इसी तरीके से बहुत सारे पैराग्राफ हैं, जो कि तकरीबन 20 से 25 पैराग्राफ है। अगर आप वो उसका रटा लगा लें, तो उनको जो है आप सिर्फ वर्ड चेंज करके किसी भी ऐसे के अंदर लिख सकते हैं। ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे, दुनिया जहान से कभी नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको नहीं देगा इतनी मेहनत करके। वो सिर्फ सिर्फ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर मेरे से किसी और ने चुरा के आपको प्रोवाइड कर दे, वो अलग बात है। ठीक है जी, वो मैं आपको वर्ड फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे ऐसे पढ़ना है, इसके अलावा किसी के लिए भी नहीं है। क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की है, बहुत ज्यादा जो है एक्स्ट्रा मेहनत करके मैंने ये लिखे हैं, 20-25 पैराग्राफ हैं। ठीक है, तो उन पैराग्राफ को अगर आप रटा लगा लें, तो आपको कोई भी ऐसे दुनिया जहान का आ जाए, तो वो उन पैराग्राफ को आप सिर्फ और सिर्फ हर पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि मैं कहता होता हूँ, आपने हर पैराग्राफ को, उसने आप जिस तरह से नंबरिंग दी हुई है, पैराग्राफ की नंबरिंग दी हुई होगी, उसी तरीके से आपने उस पैराग्राफ को लिखते जाना। बट क्या है कि सिर्फ अपना कंटेंट जो आपने किसी बुक के अंदर पढ़ा था या कहीं से पढ़ा था, उस टॉपिक के रिलेटेड उसको चेंज करते जाना, उसके अंदर जो है वर्डिंग को चेंज करते जाना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है सिर्फ उस पैराग्राफ की। ठीक है जी, उसके बाद अच्छा जी, इंडिविजुअल सेशन की साथ में क्वेश्चन पूछा है। तो इंडिविजुअल सेशन ऐसे होता है कि आप जो है
इंडिविजुअल सेशन ले सकते हैं मेरा। उसमें ये होता है कि आप जो है मुझसे भी ले सकते हैं, किसी और मार्केट के अंदर और भी टीचर मौजूद है जो आपको पढ़ाएंगे इंडिविजुअली। वो कैसे होगा कि वो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, तो आपसे डिफरेंट 25-30 हज़ार 40 हज़ार जिस तरीके से वो अपनी फी लेते हैं, तो फी आपसे ले लेंगे। ठीक है, फिर आपको A to Z आपकी तैयारी कराएंगे, मतलब उसमें आपको पढ़ाएंगे भी, टॉपिक्स पढ़ाएंगे भी, आपके टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, एवेलुएशन भी करेंगे। इसी तरीके से मेरा भी है कि जो बच्चे मुझसे पर्सनली प्रिपरेशन करते हैं, इंडिविजुअली प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको उनके टेस्ट होते हैं, उनके असाइनमेंट होती है, जूम पर क्लासेस होती हैं, जिस तरह आपकी ये हो रही हैं ऑनलाइन क्लासें। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड करके लेक्चर रखे हुए हैं, जिनके अंदर अब मजीद अपडेट नहीं हो सकती। वो रिकॉर्डेड लेक्चर उनको मिल जाते हैं, उनको फिर नोट्स मिल जाते हैं हर एक चीज के। आपने सिर्फ स्पेसिफिक यही यही याद करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर उनमें जो जो उसके बाद जो है उसके टेस्ट के बाद जो चीज गलतियां आ जाती हैं, फिर जूम के अंदर वीकली जो हमने उसको जो वर्क किया है, मतलब कि सुपरविजन भी करनी होती है उसके अंदर, कि आप ठीक जा रहे हो, आप जो सीढ़ियां चढ़ रहे हो 1 by 1, क्या वो ठीक चढ़ रहे हो, जहाँ पे आप थोड़े से अपने पाथ से हटते हो, ठीक है जी, उसके अंदर जो है आप ठीक जा रहे हो या नहीं जा रहे, तो वो सारी चीजें देखनी होती हैं। मजीद अगर किसी ने भी पहले भी काफी सारे बच्चों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, और अगर मजीद कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मुझे ग्रुप के अंदर मेरा नंबर मौजूद है, टेक्स्ट करके वो पूछ सकता है, इंडिविजुअल सेशन का मजीद इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। ठीक है जी। इसी तरीके से फिर जो इंडिविजुअल सेशन वाले होते हैं, जो रेकमेंडेड बुक्स हैं, जैसे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है, ये रेकमेंडेड बुक है अपने से कम्प्लीटली, करंट अफेयर पाकिस्तान जैसे ट्रैक टू पाकिस्तान बुक है। तो इन बुक्स की क्या है कि मजीद इनके इनके टॉपिक्स भी मजीद मैं पढ़ाता हूँ फॉर एनालिसिस के लिए, मतलब कि उस ऑनलाइन जूम पर क्लास होती है, और रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं उनके, वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरीके से मतलब बहुत कुछ है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी होती हैं उनके। जैसे कोई टॉपिक आता है कि ये टॉपिक आपको मजीद एक्सपेंड करके मजीद हर एक 3-3 4-4 वेज में समझना है, ठीक है, डायमेंशन में समझना है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। ठीक है जी। मजीद इस पर कोई किसी का क्वेश्चन तो पूछ ले, मजीद हम ऐसे लिखते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी जो है अनाउंसमेंट है टेस्ट सेशन की, PMS के हवाले से। ठीक है जी, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका PMS का टेस्ट सीरीज। ये 60 डेज टेस्ट सीरीज है। ये देखें, आपकी डेली टेस्ट सीरीज होंगे, 1 जनवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको वेनसडे से जीके है, जिसमें पाक स्टडी है, ये कंपलसरी के स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कंपलसरी के साथ साथ ऑप्शनल के भी हैं। तो आप ये डिवीजन जो है हुई हुई है, ये इतनी डिवीजन हुई हुई है कि आप जो है, जैसे इस्लामियात का जो फर्स्ट टेस्ट है, इसके अंदर सिर्फ 3-4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, एडवेंट ऑफ इस्लाम, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, कंसेप्ट ऑफ देयर एंड देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, इस तरीके से टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज के बाद फिर नीचे आ जाए तो क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे सिलेबस है, फुल सिलेबस का टेस्ट आ जाता है। इस तरीके से मजीद जो है आपका फुल सिलेबस के मजीद टेस्ट हैं आपके, जो है ये ऑलमोस्ट 70 डेज चलेंगे टेस्ट, और आपकी GSA सॉरी PMS की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी हो जाएगी। अगर ये कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से आपका जो है मजीद CSS का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये मैं जो आपको जो है शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप जो है, ये CSS की है वो 90 डेज है। ठीक है, 90 डेज के अंदर उसके सारे सिलेबस की डिवीजन हुई हुई है 1 by 1। ठीक है जी। ठीक है, 1 मार्च 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं ये भी। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पर फरवरी का डेट लिखी गई है, मैं कोऑर्डिनेटर को कह दूंगा इसको चेंज कर दे। ठीक है जी, 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं ये आगे जाके हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा का सारा आपकी सिलेबस डिवीजन हुई हुई है, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद एंड पे जो है फुल ये देखें, यहाँ पर आके आपकी हाफ हाफ बुक से 3-2 चैप्टर का टेस्ट है। ये पहले टॉपिक वाइज हुआ है, फिर यहाँ पर 2-2 चैप्टर, या देखें ना ऊपर थोड़ा सा जाए तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। ये आपके जो है चैप्टर वाइज टेस्ट है। ये देखें आपके, फिर यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट है, जैसे ये देखें स्टडी ऑफ सीरा एज एन इंडिविजुअल डिप्लोमेट एंड एजुकेटर एजुकेटर इस्लामियात का।
ठीक है, इस तरह करंट अफेयर वगैरह सारा सिलेबस दिया हुआ है। और इन टेस्ट में सीरीज के अंदर ये होगा कि आपका रोज का रोज पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद रोज आपकी जो है जो जो एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको या इकट्ठा आपको सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा, इसका सिलेबस जो है इसका डेटा सेंड कर दिया जाएगा, डेटा भी मिलेगा आपको, ना कि सिर्फ पेपर मिलेगा। फिर उसके बाद आप उसका पेपर करके इसको तैयार करके जो है अपनी मजीद आपके के लिए मतलब काफी हेल्पफुल होगा। जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो ये आपके सामने नंबर है, ये वाला नंबर है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 0312695293 5। ठीक है, इस नंबर पे टेक्स्ट कर दें। उसके बाद आपकी जो क्लासेस होंगी कि जीएसए का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, एसए का पेपर कैसे, प्रेसी का पेपर कैसे, इस्लामियात, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ठीक है, इन सब का पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे लिखना है। उसके बाद आपको डेटा सेंड किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको इनका डेटा वगैरह पेपर रोज डेली बेसिस पे होंगे, आपको इनके मजीद गाइड किया जाएगा जूम मीटिंग पर क्लासेस। तो आप जो है इन पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह का भी। ठीक है जी, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन? जी, सीएसएस का भी, पीएमएस का भी। सर इसकी फी कितनी है? अच्छा जी, जो सीएसएस की फी है वो आपकी जो है 8,000 रुपीज है सारे 90 डेज की। ठीक है, ये 90 डेज की टेस्ट सीरीज, 90 डेज की 80,000 रुपीज है, सर सॉरी 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए। और जो पीएमएस की है उसकी जो है वो 7,000 रुपीज है फी। वो 60 डेज है, ऑलमोस्ट 65 डेज तक चलेगा। ओके सर। सर ये जो हमारे टेस्ट हैं ये ऑनलाइन होंगे? जी जी, ऑनलाइन, मतलब आपको रोज टेस्ट सेंड कर दिया जाएगा, वो आप लिख के फिर उसकी पिक्स बना के मैं सेंड करेंगे, वो एवेलुएट होके आपको मिल जाएगा नेक्स्ट डे, आफ्टर 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पहले भी हमारी टेस्ट सीरीज होती रही हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज हुई थी। यहाँ पर बच्चे हैं मेरा ख्याल है जिन्होंने ज्वाइन की हुई हैं, मैं देखता हूँ। असरा है, असरा आपने ज्वाइन की थी टेस्ट सीरीज लास्ट। उसके अलावा कौन है यहाँ पर जिन्होंने, जुमर, जुमर नहीं है। सर ये ऑन कैंपस या फिर फिजिकल सीरीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन कैंपस? नहीं, फिलहाल फिजिकल नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसमें आपको ये फायदा हो जाएगा ना कि आप टॉपिक को याद करें और टॉपिक का टेस्ट दें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी एबिलिटी है उस टॉपिक के हवाले से। आपकी जो कमियां होंगी उस टॉपिक के अंदर वो हम आपको बताते जाएंगे साथ साथ। डेली सॉरी वीकली जो है टीचर आपको आके उस सब्जेक्ट का जो है बता दिया करेगा कि ये आपका मसला है, सबको एक क्लास में बुला के जोन के अंदर। ठीक है, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ इस तरह से। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पर जो है काफी ज्यादा बच्चों ने कहा है। एक सेकेंड, क्लाइमेट चेंज पर जो है काफी सारे बच्चों ने मोस्टली कहा है, तो हम क्लाइमेट चेंज पर जो है ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है उस पर थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखना है कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करते होते हैं। इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, तो इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। आप भी इसमें मेरी हेल्प करेंगे, देखेंगे आपको जो है आ जाना है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के जो ना 5 तरीके होते हैं बेसिक जो है, इसके अलावा भी 5 और तरीके हैं, उन पर आप ध्यान ना दें। 10 तरीके हैं टोटल इंट्रोडक्शन लिखने के किसी भी चीज को। अब देखें ना, जो बड़े राइटर हैं, ठीक है, वो अपने जहाँ जब स्टार्ट करते हैं किसी भी बात को, तो वो ये 10 चीजें जो है ना ऐड करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। तो ये आप जब डिफरेंट राइटर्स को पढ़ेंगे, उनकी राइटिंग को देखेंगे, तब भी जो है जाके आप इस चीज को समझ सकते हैं कि उन्होंने किस चीज से अपना स्टार्ट लिया है। इंट्रोडक्शन मतलब किस चीज से स्टार्ट लिया है, ब्राइट स्टार्ट उन्होंने किस चीज से किया है, और इंट्रोड्यूस किस चीज से उन्होंने करवाया है। ठीक है जी, उसमें सबसे पहले चीज आ जाती है डायरेक्ट स्टार्ट। ठीक है जी, दूसरी चीज होती है इंफॉर्मेशनल स्टार्ट। कोटेशनल स्टार्ट जो होती है वो थर्ड होता है। लिटरेचर रिव्यू के साथ स्टार्ट करना, और जो फिफ्थ होता है वो है स्टोरी टेलिंग के साथ आपने स्टार्ट करना। तो डायरेक्ट स्टार्ट होता है ऐसे कि आप जो है किसी भी टॉपिक को जो है ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज पर है, तो आप जो है स्टार्ट कर देते हैं ऐसे कि द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज मेंटेन्ड बाय द बैलेंस बिटवीन हीट एनर्जी कमिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से जाते जाते आप जो है ले जाते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल स्टार्ट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप ऐसे स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर ही मैं बात कर लेता हूँ कि क्या करते हैं कि आप इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि हम रुकें,
माइंड में आने में। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अर्थ इज बिकमिंग वार्मर ग्रेजुअली, ठीक है, इस तरीके से देयर इज इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर एटसेट्रा। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल स्टार्ट हो गया आपका। इस तरीके से आपको कोई कोटेशनल स्टार्ट करते हैं, जैसे इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि डू नॉट बिलीव यू सी ऑन इंटरनेट, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से कोई भी कोटेशनल, या डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये वाली कोट करके स्टार्ट डेमोक्रेसी पे लिखना स्टार्ट कर दी। इसलिए डिफरेंट जो है, ठीक है, इस तरीके से लिटरेचर स्टार्ट, कोई भी स्टोरी आप टेलिंग करके स्टार्ट करते हैं तो ये आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जो कहता होता हूँ सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप कोटेशनल, सबसे बेस्ट वाला स्टार्ट किसी भी चीज का, दूसरा स्टोरी, तीसरा जो आपका इंफॉर्मेशनल, चौथा आपका लिटरेचर, और फिफ्थ नंबर पर आपका डायरेक्ट स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से आप जो है स्टार्ट लें। सबसे पहले अगर आप किसी भी तरीके से ट्राई करें कि कोटेशन स्टार्ट लें, फिर नहीं है कोटेशन, याद नहीं है उस टॉपिक पर, अब आपके माइंड में नहीं है, तो आप स्टोरी टेलिंग के हवाले से आप लिखना स्टार्ट करें। कोई भी स्टोरी उस हवाले से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी है अभी, एक जो हम कोटेशनल या स्टोरी टेलिंग के हवाले से एक एक अभी लिख लेते हैं, जैसे आप कहेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखें कि कोटेशनल स्टार्ट करना है, इंफॉर्मेशनल करना है, या स्टोरी लिटरेचर कौन सा करना है। उसमें से मैं जो ज्यादा वाले आ रहे होंगे उसको हम देखकर स्टार्ट कर लेते हैं अभी किसी भी टॉपिक पर। कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आप कोटेशनल, स्टोरी, स्टोरी, इंफॉर्मेशनल, लिटरेचर, कोटेशनल, लिटरेचर, कोटेशनल स्टोरी, डायरेक्ट रहेगा कोटेशनल स्टोरी, ठीक है जी। कोटेशनल और स्टोरी के दोनों ज्यादा आ रहे हैं, तो अब किसका करें हम स्टार्ट? कोटेशनल ज्यादा हमें पता है, कोटेशन कैसे स्टार्ट करना है। स्टोरी का हमने कभी हार्डली पढ़ा है ना, तो हमें वो पता नहीं है, याद नहीं कैसे स्टार्ट करें, स्टोरी को कहाँ तक लेकर जाना होता है, तो उस हिसाब से स्टोरी सही रहेगा। चलें ठीक है, कोटेशन तो मतलब आपको सिंपल है ना, पता भी चल जाएगा कि कोटेशन लिखी है फिर हमने स्टार्ट किया। एक सेकंड में जरा पानी पी लूं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऐसे लिखना स्टोरी के हवाले से। तो एक सेकंड मैं ना वर्ड ओपन कर लूं, फिर या फिर मैं सिर्फ बोलता जाऊं, आप लिखते जाएं अगर आपके पास है, या फिर मैं टाइप करूं, कैसे करना है? सर हम राइट कर लेते हैं, आप बता दें। चलें ठीक है, राइट कर लें फिर, जब थोड़ा सा जल्दी लिख लेंगे। अच्छा जी, पहले सबसे पहले देखिए ना, हमने बात करनी है स्टोरी टाइप ऐसे कि आप क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा जो है रिक्वेस्ट आई थी। क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है हम ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक ले लेते हैं। ये थोड़ा सा आसान भी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हर एक इंसान को जो है कुछ ना कुछ तो, मेरे ख्याल में ना, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से हर किसी को थोड़ा बहुत आता ही होगा। तो इसमें सबसे पहले एक स्टोरी बनाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, क्योंकि हमने तो इसका इंट्रोडक्शन देना है कि ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, और हमने इसके अंदर लिखना क्या है। फॉर एग्जांपल देखें ना, ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है जी, राइज होता है, सी लेवल बढ़ता है, वगैरह वगैरह, पानी सैलाब आते हैं, ये वो वाली सारी चीजें अपने माइंड में ले आए। जब आपने ये वाली चीजें अपने माइंड में ले आए तो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा कि इट इज एन, आपको पता लग गया ना ग्लोबल वार्मिंग है, आपने स्टोरी बनानी है। तो स्टोरी कैसे बनानी है कि सबसे पहले बात, आज ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई कि आपको पता है ये इन्वायरमेंट की बात होगी है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन्वायरमेंट की स्टोरी बना के लिख देनी है, बात कर देनी है कि इट इज एन इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले बात कर दी कि ये क्या है, कि इन्वायरमेंट की एक प्रॉब्लम है। आप स्टोरी बना रहे हैं, आपने उसको बता दिया है कि यार ये बात है, स्टोरी बना ली कि ना, ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, लिखें इट इज एन environment problem, it has serious implications on the global, ठीक है।
अब आप बात कर रहे हैं, आपने सबसे पहले बात कर दी इसका मसला क्या है, ये क्यों है। दूसरी उसने बात कर दी इससे मसले क्या होते हैं। दूसरी बात आपने बात कर दी मसला क्यों है और इससे मजीद मसले क्यों होते हैं, आपने अब ये बात करनी है। देखें, इट इज एन एनवायरमेंट प्रॉब्लम, ये आपने बात कर दी। फिर आपने लिख देना है साथ, इट हैज सीरियस implications ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक एंड सोसाइटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है जी। आपने सबसे पहले बताया कि ये क्या है कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, या आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, आपने स्टोरी क्रिएट की कि ये इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है पहली। उसके बाद इसके जो मसले हैं, किस पर, जियोपॉलिटिकल मसला है, सोसाइटी का जो ह्यूमन लिविंग बीइंग है, बीइंग्स है, ठीक है, ह्यूमैनिटी है, उस पर उसके मसला है। ठीक है, ये मसला क्यों है, क्यों होता है, ठीक है जी, ये आप बात करेंगे। उसके बाद लिखें, दो there has been controversies between two school of thoughts, one calling it is a myth and other considering it is a reality। ठीक है, अब आपने पहली बात कर दी इन्वायरमेंट क्या है, उसके कॉजेज क्या है, और ह्यूमन बीइंग पर आपने भी बात कर दी कि ह्यूमन बीइंग के खिलाफ ये जो है ग्लोबल वार्मिंग है, जो अच्छी चीज नहीं है। फिर आपने बात कर दी कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि कहते हैं, एक को कहते हैं कि जो है चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है कि मिथ है, दूसरे कहते हैं रियलिटी है। ठीक है, ये देखिए आपकी स्टोरी क्रिएट हो गई है। समझ आ गई ना इस बात की कि आपने स्टोरी क्रिएट कर दी है। इस तरीके से डिफरेंट बातें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अर्थ की बात कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर सकते हैं। ये मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो कंटेंट है उस हिसाब से कुछ स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ कि लोग क्या कहते हैं, है क्या, इस पर मसला क्या है। ठीक है, फिर मैंने बात कर दी कि दो चीजें हो गई हैं, दो बातें लोग करते हैं कि एक कहते हैं कि रियलिटी है, एक कहते हैं मिथ है। अब रियलिटी और मिथ में क्या फर्क है और ये असल में क्या चीज है, अब मैं वो बताऊंगा। ठीक है जी, हाँ रिपीट कर देता हूँ। Though there has been controversies between two school of thoughts, one calling it is a myth and the other considering it is a reality। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पता है, अब मैंने ये बात कर दी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है कि रियलिटी है। अब हम इसको देखना है, लॉजिकली बात भी प्रूव करनी है, क्योंकि मैं स्टोरी सुना रहा हूँ कि जी ये लॉजिकली प्रूव भी है कि लॉजिकली अगर प्रूव हो गया कि इसके ये मिथ है या रियलिटी है, क्या चीज है, अब उसको प्रूव करना है मैंने। अब मैंने जो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर देखा था कि वो तो कह रहे थे कि ये जो है मिथ नहीं है एनीमोर, ये रियलिटी है। ठीक है, तो फिर मैं आगे वही बात लिख दूंगा, देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट के एंथ्रोपो anthropogenic activities causing increased emission of greenhouse gases are behind the global warming. It has been established that if not addressed properly and immediately, it would have सर टाइप कर रहे हैं। it would have impacts on environment। ठीक है, फिर मैंने बात कर दी कि जो मजीद ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ठीक है जी, आप इसके अलावा कोई और भी वोकैब यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी मजीद जो है सिंपल वोकैब भी यूज कर सकते हैं इनको करने के लिए। ठीक है जी, मैं आपके राइट करके ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर शेयर अस्सलामुअलैकुम कर सर। दूंगा। जी वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का हमारे क्लाइमेट के साथ क्या रिलेशन है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैंने नहीं कहा, मैंने एंथ्रोपोलॉजिनिक कहा है। एंथ्रोपोलॉजिक वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम जैसे इंडस्ट्रीज बिल्ड करते हैं
या जो पावर प्लांट्स है, ये जो गैसेस रिलीज कर रही हैं एनवायरनमेंट में, तो ये इफेक्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग की इंक्रीज होने में। मजीद हम आगे चलते हैं, बल्कि काफी है, मैं मजीद आपके साथ शेयर कर दूंगा ये वाला पैराग्राफ लिख के मजीद, तो आप उसको रीड कर एक्सक्यूज लो। मी सर। जी सर ये जो आपने लास्ट लाइन कही है कि साइंटिफिक एविडेंस है, तो वो आप रिपीट कर देंगे एक बार प्लीज। जी लिखें, there is a scientific evidence that लिखें, there is a scientific evidence that anthropogenic activities causing increase in emission of greenhouse gases, these are behind the global warming. Yeah, these activities are the behind the global warming. It has been established that if not addressed properly and immediately, लिख लिया? जी सर। it would have many impacts. या साथ वो ये भी लिख लें ऑन एनवायरनमेंट, या ह्यूमन बीइंग्स लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। अगर हम इसी पैराग्राफ की जो है हमने लिखी है, तो अगर बात करें थीसिस स्टेटमेंट लिखने की, तो कोई बता सकता है कि कैसे लिखेंगे इसी पैराग्राफ को फॉलो करते हुए? क्योंकि इंट्रोडक्शन को ही फॉलो करते हुए आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है। हाँ जी सर, पैराग्राफ के सिरे में भी लिख सकते हैं और कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। चलें थीसिस स्टेटमेंट भी लिख लें इसी हवाले से। Although there is सर इसको हम ऐसे, जी सर वे आए, जी क्या कह रही हैं आप? सर आपने पूछा थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं इसकी, तो वो मैं बताऊं या टाइप करूं? बता दें। थीसिस स्टेटमेंट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि global warming is one of the environmental issue which impacts globally on a massive scale. उसके बाद हम लोग फिर इकोनॉमी की डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इकोनॉमी को कैसे डैमेज कर रहा है, जियोपॉलिटिक्स को एंड एनवायरनमेंट को, मतलब तीन चीजों के इफेक्ट कर एनवायरनमेंट को, सोशली एनवायरनमेंट और इकोनॉमिकली कैसे डिजास्टर्स है। बिल्कुल उसके बट ये अलावा काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, रिसर्च इसको आप बेसिस सम अप करके, आपकी बात ठीक है, बट ये आप थोड़ा सा ना इसको लंबा कर रही हैं। अब अगर इसी सेंटेंस को यही लिख दें कि इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग इफेक्टिव इकोनॉमी, ठीक है, और वेदर कंडीशंस, इसको एक सम अप कर दें कॉमा डाल के, बाकी ठीक है, बिल्कुल आपकी ठीक। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट में हम कितना लिखना होता है हमें? सर थीसिस स्टेटमेंट में कितना लिखना होता है हमें? थीसिस स्टेटमेंट में कम से कम जो है ना 2 सेंटेंस पर होनी चाहिए, 2 से 3 सेंटेंस हो जाएं, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। और सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जो कि आपके टॉपिक को दोनों दो तरीके से कर रहा हो, कवर कर रहा हो, ठीक है, नेगेटिव भी और पॉजिटिवली भी, ताकि जो पढ़ने वाला है ना थीसिस स्टेटमेंट, तो उस बंदे ने लाजमी चेक करने वाले ने पढ़नी है,
तो जो वो पढ़ने वाला है तो फिर वो उसको अच्छी तरीके से देख ले। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मतलब जो टॉपिक दिया हुआ है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी लिखने होते हैं थीसिस में, स्टेटमेंट में, और नेगेटिव भी। जी, मतलब कि एक किस्म कह लें कि अच्छा, दोनों ओके। कॉइन की दोनों साइड्स आपने हेड्स और टेल्स दोनों को लेके चलना है। मतलब नेगेटिव इस हाले से नेगेटिव नहीं कि आपने उसकी नेगेटिविटी लिख देनी है। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट्स और काजेस कह लें किस्म का। जी, गैलेक्सी वालेकुम सलाम, गैलेक्सी J5 आपने नेम नहीं अपना लिखा होगा, बताएं क्या क्वेश्चन है। सर आयशा, मैं एक्चुअली मोबाइल से ज्वाइन करी हूँ, लैपटॉप्स में ज्वाइन करती हूँ ऐसे। जी जी, बताएं क्या क्वेश्चन है। सर मैं आपने भी कहा कि जो है क्वेश्चन थीसिस को पॉजिटिव वे में भी अप्रोच करना है और नेगेटिव वे में भी अप्रोच करना है, तो ये फॉल्टी नहीं बन जाएगी, हमें एक साइड पर रह के बात करनी होती है या फिर बोथ साइड नहीं पर ठीक रहेगा? नहीं 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 नहीं, ये तो कभी करना नहीं ना आपने। आपने रहना है न्यूट्रल, ठीक है ना। अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो तो ही हम आपके लिए बात नहीं अच्छा रहेगा। पूरा ऐसे जब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बोथ इम्पैक्ट्स को तो लेकर मतलब अगर लेकर चलेंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा ना। हम एक ही साइड को लेकर डिस्कस करते तो फिर हमें थीसिस भी एक ही साइड पर रहकर मतलब एक अगर बात करनी है तो पॉजिटिव बात करनी है, तो फिर थीसिस भी पॉजिटिवली जाएगी, मतलब मैं बोथ साइड को तो पॉजिटिव लेकर। मैं पॉजिटिव वे उस वे में नहीं कह रहा जिस वे में आप सोच रहे हो। मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और काजेज के तरीके के हवाले से बात कर रहा था, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक है ये सर। नहीं कि आपने जो है ना, जैसे कह लें कि इमरान खान की सपोर्ट और दूसरे जो है इमरान खान की जो मुखालफत, ऐसे नहीं करनी। ये वाले काम नहीं करने। जी 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 ठीक है सर। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का मतलब ये था कि इम्पैक्ट और काजेज। ओके सर। हाँ जी। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज जो है हम अपनी क्लास एंड करते हैं। सर सर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उनमें नेगेटिव जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा शो हो रहा होता है ना। अगर हम्म। हम एग्जामिनर के हिसाब से हम न्यूट्रली लिखे एज अ स्टूडेंट, तो भी उसमें कंक्लूड तो हमें एक हिसाब से करना होता है कि जो टॉपिक में बोला जा रहा है उसके हिसाब से कंक्लूड करना होता है। फिर ऐसे टॉपिक्स को हम कैसे डील करें? देखिए ना, मैंने अभी बात की कि आपने कॉइन की थीस, ये मैंने सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से कहा है कि आपने इम्पैक्ट और काज अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर लिख देनी है। जबकि आपने अपना जो टॉपिक लीड करना होता है वो टॉपिक स्टेटमेंट को देखकर ही लीड करना होता है। ठीक है, आप देखें फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लोबल वार्मिंग का ही टॉपिक को एग्जांपल यूज करते हुए देख लेते हैं ना, कि अगर हम इसको बात करते हैं तो इसके फायदे नहीं है कोई। ठीक है, इसमें फायदे वाली ये बात हम कर सकते हैं हाँ। कि फायदे वाली ये सिर्फ इस हवाले से बात कर सकते हैं कि ये जो इसको खत्म कर सकते हैं, मतलब कि इसके इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, काजेज हैं, ठीक है, इसके फायदे नहीं, नुकसानात ही समझ के कह लें। तो ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, तो हम इसके अंदर जो नुकसानात में से कुछ चीजें हमें ऐसी लग रही हैं कि हमें इस पर वर्क जो कर रहे हैं, इसको कम करने के लिए जो वर्क कर रहे हैं वो हमारा हमारा हम वो फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम एज अ कोई कंजक्शन यूज करके जो है हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम उस वे में लिख सकते हैं। मैं भी उस वे में कहना चाह रहा था। बाकी ये वाली बात जो है हम काफी ज्यादा डिटेल के अंदर अगर पढ़ें तो जाके समझ आएगी आपको। बिल्कुल जी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा, इस टॉपिक जो आपने क्वेश्चन किया ना, इस पर काफी ज्यादा डिबेट हो सकती है कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो हर टॉपिक के हिसाब से। सर अस्सलाम मेरा वालेकुम एक सर। क्वेश्चन जी जी। कि मैंने कई सीएसपी से चीज सुनी है कि रिसर्च ओपिनियन जो होते हैं अगर हम उसे ऐड करें तो हमारा उससे ओपिनियन स्ट्रांग हो जाता है, तो हमें क्या वो भी ऐड करना चाहिए रिसर्च पेपर्स में से हमें एक्सक्लूड करके? हाँ हाँ, रिसर्च पेपर से आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है, जो ओपिनियन आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड आप वो अपने सजेशन का पार्ट होता है ऐसे के अंदर, वहां पर ऐड करें सिर्फ, और कहीं ना ऐड करें। तो जी सर वो थीसिस सर। स्टेटमेंट से डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, और हम उसे थीसिस में नहीं ऐड कर नहीं नहीं, सकते, थीसिस लाइक के आपने अंदर जिस क्यों तरह ऐड से करना है? बताया। थीसिस के अंदर ऐड नहीं करना मतलब है। कि थीसिस में हमें जस्ट न्यूट्रल है। हाँ, थीसिस के अंदर हमें न्यूट्रल रहना है। ओके सर।
जो आप देखें ना जेनेसिस के सर अंदर जो बात कर रहे ऐसे में होते हम हैं, लोग जो जेनेसिस के अंदर आप बात कर रहे होते हैं वही आप सजेशन के अंदर लिख रहे होते हैं, और वही आपका ओपिनियन होता है। उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वो हर बंदे का अपना हिसाब होता है। बस ट्राई करें कि आप उस अपने टॉपिक को जो देख के लिख रहा है, जो टॉपिक की बात कर रहा है वही लिखें, फर्दर कुछ ना लिखें। जी हाजरा। सर जो थीसिस स्टेटमेंट है वो हमने इंट्रोडक्शन में फिक्स करनी है या फिर सर जो एंडिंग में? कंक्लूजन लिख लिया, उसके बाद ना कंक्लूजन की आउटलाइन की हेडिंग दे दी, उसके बाद आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख लें, या फिर शुरू शुरू के अंदर लिख लें जहां पर आपने आउटलाइन की हेडिंग दी है, उससे पहले आप थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग कैसे लिख के आपने आउटलाइन के अंदर अपनी ना इंट्रोडक्शन लिखना है, ना आपने लंबी स्टेटमेंट लिखनी है, फ्रेजेस के फॉर्म में लिखनी है अपनी आउटलाइन। अब देखें ना बुक के अंदर ये बच्चे गलती करते हैं कि अपने थीसिस स्टेटमेंट उन्होंने आउटलाइन के अंदर घुसाई होती है। आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले लिख लें, आउटलाइन खत्म करने के बाद लिख लें थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन उसके नीचे होता है हमेशा। बच्चों ने इंट्रोडक्शन लिखा होता है आउटलाइन के अंदर, यार काम वाली गल करो। कभी किसी बुक के अंदर लिखा आपने लंबी लंबी स्टेटमेंट्स लिखी हुई देखी हैं? वो सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा होता है, फ्रेजेस की फॉर्म में लिखे होते हैं। कोई भी लंबी लंबी स्टेटमेंट फिक्रे नहीं लिखे होते, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखे होते। तो आपने ये चीजें नहीं लिखनी। अगर आपको ये चीजें बता रहा है तो पता नहीं क्यों बता रहा है, मुझे समझ नहीं आती वो क्यों बता रहा है कि ये लिखें ये लिखें। वो गलत, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं वो गलत हैं, वो आपको फेल कराएंगे। जी मजीद किसी का कोई क्वेश्चन? हाजरा आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम जी वालेकुम जी सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर। वालेकुम सलाम नुसरत जी, पूछें। हाजरा आप पूछ लें, फिर नुसरत आप कर लीजिएगा। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ऐसे में हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करते हैं, तो हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे नॉर्मली करंट अफेयर्स में आईआई में हम लोग मेंशन करते हैं तो उसका सोर्स भी मेंशन करते हैं, तो ऐसे में हम लोग उसका सोर्स मेंशन करते हैं या नहीं करते? कर दे तो अच्छा है, अगर नहीं करना तो भी कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट्स के क्योंकि कुछ सोर्सेज कुछ जी ब्रैकेट्स के अच्छा, अंदर जो है कुछ ना, क्योंकि हम लोग जी जी आप अगर अच्छा कर उस सकते हैं। अच्छा कर दें तो ठीक है, अगर नहीं भी जैसे करेंगे तो कोई नॉर्मली मसला हम नहीं है। लोग जो है किसी रिसर्च पेपर का आर्टिकल ले रहे होते हैं, आर्टिकल में से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मतलब मेन सोर्स उसका पता नहीं चलता हमें। क्योंकि आजकल ऐसा है कि न्यूज़पेपर में कोई वैसे कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनका मेन सोर्स पता नहीं चलता, तो सीएसपी जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, तो वो हम पेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा कि सीएसपीस जो है क्या कर लेते हैं? आजकल ऐसा होता है कि कुछ सीएसपीज ऐसे हैं कि जो कुछ न्यूज़पेपर में से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनका मेन सोर्स नहीं मेंशन होता, बस वो डॉन में ही होते हैं, उसके अलावा मेन सोर्स उनका पता नहीं चलता, तो क्या वो हम लिख सकते हैं अपने एसे में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए ना, वो आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि वो अगर जो है कंटेंट जो है, या कंटेंट जो है आप लिख रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर उसकी क्वालिटी ठीक है, अच्छी लिखी हुई है, तो सोर्स आप जो है उसको कंफर्म कर लें तो बेहतर है। अदरवाइज आप ना ऐड करें। अगर आप उसके सोर्स को आपको पता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है तो ऐड करें, अदरवाइज आप वो अपनी राइटिंग के अंदर चीजें ऐड ना करें। खासकर ऐसे का तो ऐसे ओके खास ख्याल रखें इन चीजों के हवाले से। ओके जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नुसरत। सर एक्चुअली मुझे पूछना था, इफ पॉसिबल, ओनली पॉसिबल, अगर आपके पास आपके कोई भी स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट का कोई भी लिखा हुआ ऐसे हो तो क्या आप शेयर कर सकते हैं बाय हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स कि हमें क्या करना है क्या नहीं, वो इजी हो मैं जाए क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अपना लिखा हुआ ऐसे आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, स्टे स्टूडेंट्स के ब्लेस्ड। लिखे हुए ऐसे हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, जो मैंने चेक किए हैं। ओके सर, थैंक यू अस्सलाम सो वालेकुम मच। जी अक्सा, वालेकुम सलाम। सर थीसिस स्टेटमेंट में हाउएवर और वो जो दूसरा हम कीवर्ड लिखते आल्दो, हैं कीवर्ड वो लिखना जरूरी होता है कि उसके बगैर भी हम कर सकते हैं? ये कंजक्शन है बेटा, ये अगर आप कंजक्शन जो है कहीं भी यूज कर सकते हैं। आल्दो, हाउएवर, ठीक इसके है। अलावा काफी सारी हैं, मोर ओवर, ठीक है जी, आल्सो, इंक्लूडिंग, इन कंक्लूजन वगैरह वगैरह, इसी तरह की बहुत सारी कंजक्शन अब आप यूज कर सकते हैं। अगर यूज कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रह जाएगा। ये आल्दो और हाउएवर की कंजक्शन इसलिए यूज की जाती है कि आप जो है ना
दोनों एक आप जो बात कर रहे हैं उसकी फ्रंट और बैक साइड दोनों जो है आप उसके अंदर शो करते हैं, इस वजह से आप आल्दो और हाउएवर की कंजंक्शन यूज करते हैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। जी सर, और एक और क्वेश्चन था कि इशू बेस और लिटरेरी एसिड होते हैं, क्या उनकी आउटलाइन सेम होती है और लिटरेरी में हम जो है वे फॉरवर्ड और सजेशन लिख सकते हैं या नहीं? इनमें डिफरेंट होती हैं। लिटरेरी के अंदर आप